हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सुख चपरा और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हिंदी, गणित, फिजिक्स की तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और जिस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, कैसे रिएक्शन को समझना है, डायग्राम को समझना है, याद करना है, ठीक है। इसके अलावा टाइम टेबल के लिए वीडियो कि अगले एक महीने में हम किस तरीके से पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, ठीक है। और पांचों सब्जेक्ट्स को हम कैसे मैनेज करें और अच्छी से अच्छी परसेंटेज लाएं, तो उसकी टाइम टेबल की जो वीडियो है वो आज रात को अपलोड हो जाएगी, तो जुड़े रहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि उसकी कैसे प्रिपरेशन करें और उसकी जो रिएक्शंस हैं, डायग्राम है खासकर, उसको कैसे समझें, ठीक है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आप उसकी वीडियो कल अपलोड होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी अगर हम देखेंगे तो मेन कंपाउंड्स हैं आपके, जो है 5 चैप्टर हैं, जिसमें जो है पहला है एरिल और एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन एंड लास्ट में बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। 5 चैप्टर हैं। तो अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग 4 चैप्टर में और जैव अणु में भी ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिला के ज्यादातर कंपाउंड्स हैं, मतलब आपको कंपाउंड्स के बारे में ज्यादातर पढ़ना है, उसके रिलेटेड स्टडी करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, तो नंबर 1 चीज है बनाने की विधि, ठीक है। दूसरा है भौतिक गुण, तीसरा है रासायनिक गुण, चौथा है उपयोग, एंड पांचवा है जो कि मतलब सब में नहीं है, लेकिन जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करें या फिर एल्कोहल वगैरह बात करें तो परीक्षण। तो ये 5 टॉपिक है अगर आप देखेंगे कंपाउंड्स के अंदर जो आप पढ़ते हैं हर कंपाउंड में, ठीक है। और अगर आप देखेंगे अगर केमिस्ट्री में, तो मेन तौर पे जो है ये जो आपके कंपाउंड्स हैं उनकी बनाने की विधि है, उनके रासायनिक गुण है, ठीक है। इसी से आपके अगर आप देखेंगे ना, जो रासायनिक गुण है, तो इसी से आपकी जो रिएक्शन है लास्ट में आती हैं, जो आपकी जो है जिसमें आता है क्या होता है जब इसकी रिएक्शन इससे कराई जाती है, या फिर कन्वर्जेशन आता है, कन्वर्जन आता है, ठीक है, इससे ये प्राप्त करो, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन आती हैं, और जैसे फिलिंग द बैलेंस आती है कि इसमें कौन सा कंपाउंड होगा, वो सब आपके जो रासायनिक गुण हैं और जो बनाने की विधियों में जो रिएक्शंस यूज होती हैं उन्हीं से आती हैं। तो अगर आपकी कंपाउंड्स की सारी रिएक्शन, कंपाउंड्स में सारे कंपाउंड्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं, वो सब अगर आपके अच्छे से प्रिपेयर है, तो लास्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के, वो आपके इजिली मतलब 95% बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हर टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है बनाने की विधि। तो अगर मैं बात करूं बनाने की विधि में, तो इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है प्रयोगशाला विधि, जो कि लगभग सभी कंपाउंड्स की है, एक दो को अगर छोड़ दें। दूसरी है आपकी औद्योगिक विधि, जो कि मतलब सभी की नहीं है, लेकिन 50%, 40 to 50% कंपाउंड्स की, जैसे एथिल अल्कोहल हुआ, मेथिल अल्कोहल हुआ, ठीक है, एस्टिक एसिड हुआ, तो इनकी औद्योगिक विधि है, कई की है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी है मतलब नॉर्मल, जैसे सिर्फ रिएक्शन है बनाने के लिए कि इससे हमें ऐसे बनाना है, तो रिएक्शन से नॉर्मल, ठीक है ना, वो प्रयोगशाला है और ना औद्योगिक है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रयोगशाला विधि, ज्यादातर कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जैसे एथिल अल्कोहल हुआ, मेथिल अल्कोहल हुआ, एस्टिक एसिड हुआ, उनमें औद्योगिक विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रयोगशाला विधि को कैसे और तैयार करना है, ठीक है, और औद्योगिक विधि में भी, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे बनाने की विधि वाला पोर्शन है, इसमें ज्यादातर थ्योरिकल होता है, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है और बहुत सारी थ्योरी लिखनी पड़ती है, ठीक है, और रिएक्शन एक ही होती है। तो इसमें प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम कैसे याद करें और कैसे किस टाइप का बनाना कैसे याद करें, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे प्रयोगशाला विधि में,
कि जो डायग्राम है, जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, अराउंड आई थिंक 20 कंपाउंड्स हैं आपके पूरे ऑर्गेनिक में, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मतलब 70 to 80% कंपाउंड्स में एक ही तरीके का चित्र बनता है। कैसे बनता है वो, अगर आप देखेंगे एक गोल पैनी वाला फ्लास्क बीकर है जिसमें जो आपका अभिकारक है, ठीक है, वो आपको डालना है, ठीक है, एक हो सकते, दो हो सकते। इसके अलावा इसमें एक नली होती है, ट्यूब होती है, इसमें अगर जैसे अगर आप कोई उत्प्रेरक का यूज कर रहे हैं तो आप वो यहाँ से डालते हैं, ठीक है, और इसके फिर इसका क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है, इसमें जो यहाँ से वो नली निकलती है, ट्यूब, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ पे हम एक वो लगाते हैं बॉयलर गर्म करने के लिए, ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक कूलर लगाते हैं कूलिंग करने के लिए, ठीक है, और फिर इसके बाद ये हम एक मतलब सीसी टाइप की बना देते हैं, उसमें हमारा जो एक प्रोडक्ट है जैसे एथिल ब्रोमाइड हुआ या कुछ भी हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ तो वो इस तरीके से आप देखेंगे तो अगर तो आपके जो 70 to 80% चित्र हैं प्रयोगशाला के ऑर्गेनिक में उसी तरीके के हैं, मतलब इसी फ्रेम, इसी सेम टू सेम है। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो सकता है दो प्रोडक्ट बन रहे हों, ठीक है, या यहाँ पे थोड़ा सा दोनों का यूज ना हुआ हो, ठीक है, इस तरीके के थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम ये डायग्राम रहता है। इसमें आप और क्या कर सकते हैं, ऐसे एक स्टैंड बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे फंसाने के लिए, ठीक है, तो ये आपके ऐसा कंप्लीट चित्र होता है, ठीक है। तो ये आपको बुक में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक याद कर लेना है, ठीक है, एक माइंड में इस तरीके का एक फ्रेम बना लेना है, ठीक है। इसलिए आप क्या करिए कि जो 2-3 बार आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके बनाना है। अब आपको क्या करना है, जैसे जो भी कंपाउंड चेंज होते जाए तो जो भी आपके अभिकारक होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जो उत्प्रेरक होंगे वो चेंज हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, बाकी चित्र आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए कि 2 से 3 बार जो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बना के, ठीक है, उसमें मतलब ये हो जाएगा आपको याद। अगर नहीं हो रहा तब भी तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेज में बना के रूम में चिपका सकते हैं, जब बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो 70 to 80% आपके इस तरीके के होते हैं। 10 to 20% ऐसा होता है कि थोड़ा सा अलग होता है, प्रयोगशाला में कुछ अलग होता है तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम औद्योगिक विधि में बात करें तो औद्योगिक विधि में जो डायग्राम होता है उसमें मतलब जैसे एथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड है, उसमें डायग्राम जो अलग होते हैं, उसमें सेम पैटर्न के डायग्राम नहीं होते, तो वो आपको थोड़ा अलग मतलब अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपाउंड्स की बात करें तो 70% के अराउंड इसी चित्र का यूज होता है। तो आप इस चित्र को याद कर लीजिए और जो 3-4 टाइप के अलग कंपाउंड्स हैं जिनके चित्र अलग हैं उनको याद कर लीजिए। टोटल आपको 4-5 टाइप के चित्र याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद आती है प्रयोग विधि, कैसे लिखें। तो प्रयोग विधि में क्या करना है, अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो जैसे मैंने जैसे डायग्राम में वैसे ही प्रयोगशाला विधि में 70 to 80% जो सबकी प्रयोग विधि होती है सेम टू सेम होती है, ठीक है। उसमें मतलब सेम टू सेम आप पता सेम टू सेम वही गर्म करना, ठीक है, और उसको उसमें भेजना, ये करना, शोधन करना, ठीक है, सब में मतलब 70 to 80% सेम होती है। तो आप क्या कीजिए, 1-2 प्रयोग विधि याद कर लीजिए अच्छे से और उसमें जो भी कंपाउंड्स मतलब जो चेंज होता है उस हिसाब से आप अभिकारक के नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है, उत्प्रेरक का नाम चेंज कर दीजिए और भी जो छोटे मोटे चेंज होंगे वो कर दीजिए। बाकी मेन अगर आप देखेंगे जो फॉर्मेट है, जो फ्रेम है वो उसी तरीके का रहेगा। तो आप 1-2 डायग्राम को याद कर लीजिए उसको, ऐसे ही आप प्रयोग विधि को भी किसी भी कंपाउंड्स की एक या दो प्रयोग विधि याद कर लीजिए, उसमें आपको चेंज करना है बस, अभिकारक के नाम चेंज करने, उत्पाद के नाम चेंज करने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे हैं कंपाउंड जिनमें शोधन का भी यूज हुआ है। शोधन मतलब होता है प्योरिफिकेशन। जैसे आपका मान लो कोई प्रोडक्ट बना प्रयोगशाला से, तो वो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें और भी चीजें मिक्स होती हैं, जैसे वाटर मिक्स है या कोई और लिक्विड मिक्स है, ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए, प्योर करने के लिए शोधन का यूज होता है। तो वो सारे कंपाउंड्स में नहीं है, कुछ कंपाउंड में जैसे आपका एस्टोन है उसमें यूज है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप में उसका खासकर यूज है शोधन का। तो शोधन के मतलब आपको 3-4 लाइन याद कर लीजिए, वही मतलब सब में यूज होता है। ज्यादातर में H2SO4 का यूज होता है शोधन के लिए, NaOH का होता है, कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं उनके नाम याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रयोग विधि करनी है।
क्या करना है आपको, एक या दो प्रयोग विधि याद कर लेनी है, उसी में आपको चेंज करते रहना है कंपाउंड्स के हिसाब से। और शोधन की, तो शोधन मतलब पहली बात तो सब में नहीं है, जितने में है तो उसमें आपको 3-4 लाइन याद करनी है जो कॉमन है। जैसे शुष्क करने, जैसे आपको ड्राई करना है तो आप NaOH का यूज करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है रिएक्शन को कैसे याद करना है, ठीक है, कैसे समझना है, तो उसके लिए जो है जो हमारा तीसरा पॉइंट है रासायनिक गुण, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे रिएक्शन को याद करना है और समझना है, ठीक है। तब तक के लिए आज आपको प्रयोग विधि मतलब क्या करना है हर कंपाउंड्स के लिए, कि जो है एक रिएक्शन याद कर लेनी है बस, और जो प्रयोग विधि है उसी में चेंज करते आना है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आता आपकी नॉर्मल विधि है, तो कई बार क्या होता है कि जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे कोई कंपाउंड है, एथिल अल्कोहल है या फिर मान लो एथिल ब्रोमाइड है, तो उसकी 2 बनाने की विधियां लिखिए, ठीक है। तो आप उससे मान लो अगर एक याद करके गए प्रयोगशाला विधि, तो फिर आप उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप क्या करिए कि कम से कम 2 या 3 नॉर्मल विधि, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है बनाने की, ठीक है, अन्य विधियों में, वो याद कर लीजिए, ठीक है। प्रयोगशाला भी कर लीजिए, जो मैन है प्रयोगशाला होगी, या औद्योगिक की जो मैन होगी वो याद कर लीजिए, और 2-3 एक्स्ट्रा याद कर लीजिए नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि वो पूछ लेता है कभी बनाने की 2 विधियां लिखिए। इसके अलावा इसका यूज कहाँ पे, इसका यूज होगा आपको ऐसे, आपको कन्वर्जन करना है, या लास्ट में जैसे मैं बताया था कि जैसे क्या होता है जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो इन सब में आप जो जो ये एक्स्ट्रा रिएक्शन होती है इन सब का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब बनाने की विधि में करना है, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं, आपको कुछ डायग्राम याद कर लेने हैं, एक 3-4, ठीक है, और 1-2 प्रयोग विधि याद कर लेनी है, उसी में आपको थोड़ा मतलब जो कंपाउंड्स के हिसाब से रिएक्शन के जो हिसाब से चेंज करते रहना है, बाकी आपको सेम रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है भौतिक गुण। तो भौतिक गुण मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भौतिक गुण में अगर ऐसे कोई कंपाउंड है, उसका अगर कोई अलग सा स्पेसिफिक गुण है, जैसे अगर मैं बात करूं फिनॉल में, तो फिनॉल में उसका अम्लीय गुण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे जो अम्लीय गुण हुए, या जैसे कोई स्पेसिफिक कलर वाला हुआ, जो इस तरीके के गुण है वो आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। बाकी ऐसे क्वथनांक कितना है, गलनांक कितना है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो भौतिक गुण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक गुण है जैसे अम्लीय गुण है तो वो जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रासायनिक गुण, जो कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक में, क्योंकि इसमें सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। सारी रिएक्शन जो आती है वो इसी से आती है ज्यादातर, इसके बनाने की विधियों में जो रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिएक्शन को समझे कैसे, याद कैसे करें। तो इसके लिए क्या करिए आप, कुछ स्टेप्स हैं कि ये सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं, जैसे जो भी कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे टोलुइन है, तो टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एस्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो इनके फॉर्मूले याद कर लीजिए, जो बार बार रिपीट होते हैं, कॉमन कंपाउंड्स, उनके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आप देखेंगे जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है सारी कंपाउंड्स की, उसमें मतलब 60 to 70% अराउंड ज्यादातर रिएक्शन में प्रतिस्थापन का यूज होता है। प्रतिस्थापन मतलब होता है एक्सचेंज करना, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। तो उसमें मतलब ये होता है एक्सचेंज। जैसे अगर एग्जांपल अगर मैं ऐसे नॉर्मल लूं, वो नहीं वैसे ऐसे में नॉर्मल में लूं, तो AB प्लस CD है, तो ये C इधर चला जाएगा और B इधर आ जाएगा, तो AC प्लस BD, इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। इस तरीके की आपकी अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस तरीके का ही मतलब सब में यूज होता है ज्यादातर 70% अराउंड रिएक्शंस में, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास अभिकारक हो, जो भी आपके पास अभिकारक हो रिएजेंट, उसको आपको प्लस माइनस में तोड़ देना है, ठीक है। 2 अभिकारक हो, 3 अभिकारक हो, उन सबको प्लस माइनस में तोड़ देना है। जिससे क्या होगा, अगर आपको प्लस माइनस तोड़ दोगे तो फिर इजीली आपको मतलब ये समझ में आ जाएगा कि इसके प्लस से, जैसे मान लो इसमें अगर हम जैसे मान लो मान लिया इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, ठीक है, और इसमें माइनस, इसमें प्लस, ठीक है। तो अब ये प्लस है तो ये वाला माइनस यहाँ पे चले जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभिकारक को प्लस और माइनस में तोड़ देना है, ठीक है। जिससे ये पता चल जाएगा कौन सा किसके साथ जोड़ना है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो जैसे एथिल ब्रोमाइड है या कोई भी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन अगर हम मान लो NaOH से कराएं, चलिए, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में AQ लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो अब देखिए NaOH है, तो NaOH को आप
सबसे पहले प्लस माइनस में तोड़िए, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। और इसको आप प्लस माइनस में तोड़िए, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अच्छा, प्लस माइनस टूटते कैसे हैं, ये सब ये मतलब बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे मान लो शॉर्ट में अगर बताया जैसे HCl है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं, मतलब सहसंयोजी बंध द्वारा बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे और इसमें भी काउंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का स्ट्रक्चर पूरा होता है, जो आपने 11 में और पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जो ज्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, तो उसकी तरफ चले जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो इसमें आ गया Cl माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया जो इसके पास था ऑलरेडी पहले से, तो इसमें आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो इसमें ये प्लस आ गया, इसमें माइनस आ गया, इसमें प्लस आ गया, इसमें माइनस आ गया। तो क्या करना है, बस ये माइनस यहाँ पे चले आएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। क्या बनेगा, C2H5OH प्लस NaBr, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखेंगे आपने क्या हुआ, इसमें प्रतिस्थापन ही तो हुआ, ये OH यहाँ चला गया और ये Br यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब तो इसमें अगर आप इसी तरीके की अगर आप देखेंगे तो जितने भी रासायनिक गुण हैं या बनाने की विधि, जितनी भी रिएक्शंस हैं, ज्यादातर में यही यूज होता है प्रतिस्थापन, कि इसका यहाँ चले जाएगा इसका यहाँ चले जाएगा। अब कौन किसके साथ जुड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, प्लस माइनस में तोड़ देना है। जो भी आपकी जितनी भी अभिकारक हो, 2 हो या 3 हो, उसका प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर आप जो इसके प्लस को दूसरे के माइनस के साथ जोड़ दीजिए और इसके प्लस को इसके माइनस के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इसके अलावा से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, एरोमेटिक में होता है बेंजीन रिंग से रिलेटेड कंपाउंड, ठीक है। उसमें अगर हम देखें एक और एग्जांपल लेके, तो जैसे जो आपकी डॉप रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, और उसको मैं बता रहा हूं। तो एक मिनट, तो आपकी ऐसे ये रिएक्शन है डॉप रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी क्रिया हम जब NaOH से कराते हैं जली क्योंकि ये बॉन्ड क्यों तब टूटेगा जब जल में होगा, विलयन में होगा ना, इसलिए जली लेते हैं, जली विलयन, ठीक है। इसमें भी सेम चीज वही होगी, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो ये दोनों ये ले जाएगा, तो Cl पे आ जाएगा माइनस और बेंजीन रिंग पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। इस तरीके से होगा। फिर क्या होगा, ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये NaCl से साथ जुड़ जाएगा, तो NaCl प्लस फिनॉल बन गई, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें प्रतिस्थापन का यूज हुआ, ठीक है। तो मेन वही है, अगर आप देखेंगे ज्यादातर रिएक्शन में प्रतिस्थापन का यूज होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस माइनस में तोड़ना है, ठीक है। और जैसे अगर ये है तो ये एक न्यूमन रिएक्शन की डॉप अभिक्रिया, अगर हम देखेंगे तो ये आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, फिनॉल बन रहा है ना, तो ये फिनॉल बनाने की विधि भी है एक, ठीक है ना। तो ये फिनॉल बनाने की विधि में भी यूज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें हम क्रिया करा रहे हैं, तो एक क्लोरोबेंजीन का एक रासायनिक गुण भी हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर आप देखेंगे तो जो आप जब कंपाउंड्स के पढ़ेंगे एक एक करके, तो आप जब बाद में जब कंपाउंड्स के रासायनिक गुण देखेंगे ना या बनाने की विधि देखेंगे, तो आप वो पहले पढ़ चुके होंगे। कई सारी रिएक्शन ऐसे होंगी जो रिपीट होंगी, ठीक है। जो एक मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे एक की वो बनाने की विधि होगी और दूसरे का वो रासायनिक गुण होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का क्या है, रासायनिक गुण डॉप अभिक्रिया, और ये फिनॉल का क्या हो जाएगा, बनाने की विधि। तो इस तरीके से कई रिएक्शन रिपीट भी होंगी, ठीक है। तो ये जैसे ये चीज जो कॉमन है वो आप याद कर लो, तो आप ये 2 जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे डॉप अभिक्रिया है, तो जैसे नेमिंग रिएक्शन है, अब इसको याद कैसे करें, तो एक जैसे ट्रिक आप यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे डॉप है तो आपने सुना होगा डब साबुन होता है, ठीक है। और साबुन में हम नॉर्मली जानते हैं कि NaOH का यूज होता है बनाने में, ठीक है, NaOH का यूज होता है, और यहाँ पे भी NaOH का यूज होता है। तो आप जो है साबुन की हेल्प से, साबुन से आप याद कर सकते हैं कि इसमें हम किसकी क्रिया करा रहे हैं, NaOH की। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रिक का यूज करना है, जो न्यूमन रिएक्शन है उनको याद करने हैं। डॉप भी किया है तो डॉप डब मतलब साबुन मतलब NaOH का यूज होना है, तो NaOH से क्रिया करा दी। तो इस तरीके से अगर ऐसे कोई रिएक्शन याद नहीं हो रही नॉर्मली, तो आप उसकी कोई ट्रिक सोचिए, अपने दैनिक जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड कोई चीज से उसको जोड़िए, जिससे आप आपको जैसे वो नाम अगर याद आ जाए तुरंत याद आ जाए कि हाँ इसमें ये कंपाउंड्स को क्रिया करानी है या इसमें ये बनेगा,
तो इस तरीके से ट्रिक का यूज कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर जैसे एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे इसमें तो ये है कि इसमें दो परमाणु है ना, और Na है, मतलब इसमें NaOH है। अगर जैसे ग्रिडना अभिकर्मक के मैं एग्जाम्पल लूं, तो जैसे CH3 CH2 Cl, ठीक है। ग्रिडना अभिकर्मक होता क्या है ये पता होना चाहिए हमें। तो इसमें ये होता है R Mg और X, मतलब ये एल्किल ग्रुप है, एथिल हो सकता है, मैथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ठीक है। वो रिएक्शन है कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक्स हेलोजन है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने जैसे मान लो यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 है, आर है, एम जी है, बी आर है। अब इसमें कैसे टूटेगा प्लस माइनस में, ठीक है। तो अब इसमें एक पता होना चाहिए, इसमें ऐसा है कि देखिए यहाँ पे ऐसे टूटेगा, ये दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड टूटे, ठीक है। अब किसमें प्लस आएगा, किसमें माइनस आएगा। नॉर्मली क्या है, जैसे अगर ये टूटेगा तो इसमें प्लस, इसमें माइनस, क्योंकि एल्किल ग्रुप है, ठीक है, और ये ज्यादा विद्युत ऋणी है। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप है तो क्या इसमें प्लस आएगा कि इसमें प्लस आएगा, क्योंकि Mg भी मतलब प्लस है, प्लस बनाती है। तो अब ये डाउट होता है, तो इसका वो है कि इन दोनों को अब कंपेयर कीजिए कि कौन ज्यादा विद्युत धनी है, कौन ज्यादा विद्युत धनी है। तो वो होगा Mg कंपेयर टू एल्किल ग्रुप, आर ग्रुप। या आप ऐसे देख सकते हैं कौन कम विद्युत ऋणी है, तो वो है Mg, ठीक है। तो यहाँ पे Mg में +2 आएगा और यहाँ -1 और यहाँ -1, ठीक है। तो जब आप किसी मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जो कंपाउंड्स है, जब आप उसको प्लस माइनस में तोड़ो तो थोड़ा ध्यान रख के तोड़ना। उसमें मतलब आप ये देखना है किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। जिसकी ज्यादा होगी उस पे आएगा माइनस, जिस पे कम होगी उस पे आएगा प्लस, ठीक है। तब जैसे अगर इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा इसकी है तो इसमें तो माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा है, अब विद्युत ऋणात्मकता तो ज्यादा इसकी है, ठीक है, या ठीक है। तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आया। इसके अलावा तो अब इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मली क्या होगा कि Mg ये प्लस है, ये माइनस है, MgC है। अब चूंकि ये +2 है तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो MgCl2 हो जाएगा अब बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे 2 लेंगे तो अब 2 होंगे तो एक आपका बन जाएगा CH3 CH2R, ये माइनस ये प्लस, और एक बन जाएगा CH3 CH2Br, ठीक है। तो देखिए जो ऋणात्मक है आप देखेंगे तो इससे जो क्या बन जाएगा आपका जो एथिल ब्रोमाइड बना, ठीक है। तो किस तरीके से बन गया, तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर रिएक्शन प्रतिस्थापन ही यूज है, ठीक है। बस आपको समझना क्या है, ये समझना है कि कौन कैसे वो किसमें प्लस आएगा और किसमें माइनस आएगा, बस खेल इतना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें रिएजेंट का यूज, सॉरी कैटालिस्ट का यूज होता है, उत्प्रेरक का, ठीक है। तो उत्प्रेरक का यूज, कई सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें उत्प्रेरक का यूज होता है, ठीक है। जैसे H2SO4 हुआ, ठीक है, या फिर कोई KMnO4 हुआ, ठीक है, या आप चयन के लिए ZnHgHCl या आपने देखा होगा, ठीक है। तो हम कई सारे उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो हमें समझना ये है रिएक्शन में कि उस उत्प्रेरक का यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उस उत्प्रेरक का उस रिएक्शन का रोल क्या है, अगर हमें वो समझ में आ गया तो हमें रिएक्शन समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जितनी भी निर्जलीकरण अभिक्रिया है आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो सब में H2SO4 का यूज होता है उत्प्रेरक के रूप में। क्यों होता है, क्योंकएक प्रबल निर्जलीकारक है, ठीक है। ऐसी ऑक्सीकरण में अगर आप देखेंगे तो KMnO4 है, ठीक है, Cr2O2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, इसका यूज होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, O2 देती है ये, ठीक है, ज्यादा मात्रा में, इसलिए इनका यूज होता है, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। तो हमें रीजन पता होना चाहिए कि ये यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो निर्जलीकरण के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि H2SO4 एक प्रबल निर्जलीकारक है, इसलिए हम शोधन में भी इसका यूज करते हैं। और निर्जलीकरण में जैसे हम किसी जल निकालना है तो उसमें हम यूज करते हैं कैटालिस्ट उत्प्रेरक का, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि उस उत्प्रेरक का यूज क्या है उस रिएक्शन में। अगर हमें वो समझ में आ गया ना तो हमें रिएक्शन समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं नाइट्रीकरण का, जैसे फिनॉल है, ठीक है, इसमें हम नाइट्रीकरण कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, और आप देखेंगे तो इसमें हम हमेशा शांत H2SO4 लेते हैं, ठीक है। और ये दो तरीके से होती है, एक बार हम इसमें लेते हैं तनु HNO3 और एक बार लेते हैं सांद्र, ठीक है, एक बार हम सांद्र लेते हैं। तो अगर हम अभी तनु से क्रिया करा के देखें, ठीक है,
तो अब अगर आप देखेंगे तो इसका अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे क्या बन रहा, तो उसमें 1/N2 यहाँ पे जुड़ता है और 1/N2 NO2 पैरा पे जुड़ता है और ये दोनों कितना बनते हैं। ठीक है, अब हमारे मन में एक का ये डाउट होता है कि अगर आप देखिए, आपने रिएक्शन देखी होगी कॉपी में कि यहाँ पे तो हम एक फिनॉल ले रहे हैं और यहाँ पे दो हैं, तो ये बैलेंस कैसे है। तो इसका एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब ये है कि 50% ये बनेगा और 50% प्रोडक्ट ये बनेगा, आधा आधा बनेगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि HNO3 क्या है, अम्ल है ना, तो अम्ल क्या टूटता है H+ और NO3 माइनस, है ना, H+ देता है हम, तो ये ऐसे टूटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो NO2 है ना, तो NO2 कहां से आ गया, है ना, यानी कि इस तरीके से नहीं टूटा। ठीक है, तो अभी टूटा कैसे, ये देखिए ये टूटा है OH- और NO2+। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक बेस की तरह टूटा है, OH- दिखा है इसने, तो अब ये इसने HNO3 तो अम्ल है, एक अच्छा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, तो फिर ये इस तरीके से क्यों टूटा। तो अब इसका अगर हमें रीजन समझ में आ गया, तो अब इसका रीजन है ये शांत H+O4 जो हमने उत्प्रेरक लिया है, क्योंकि H+O4 क्या है, HNO3 से प्रबल अम्ल है, जब हम H+O4 भी डालेंगे तो इसे बेस की तरह काम करना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि हमने इससे ही प्रबल अम्ल डाल दिया, तो अब ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये ऐसे टूटेगा तो फिर NO2 यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे H है, H सब जगह जुड़े हैं ना, तो ये H है, तो यहाँ से टूटेगा तो H पे प्लस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस इस OH से जुड़ जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे जल, और ये NO2+ यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है काम। तो अब देखा, तो आपने देखा कैटालिस्ट का क्या यूज है उत्प्रेरक का। अब अगर हमें मान लो उत्प्रेरक का यूज पता नहीं है तो इसका यूज क्या है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे H+ NO3- में, फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें, क्योंकि यहाँ से तो H+ निकल रहा है। ठीक है, अब H+ और यहाँ पे फिर जोड़ देंगे तो फिर HNO3 बन जाएगा, तो ये तो बनेगा नहीं, फिर हमें डाउट आता है फिर क्या बनेगा, फिर समझ में नहीं आता, तो हम इससे कुछ करेंगे, है ना। तो इसलिए अगर आपको कैटालिस्ट का यूज करना पता है, उसका पता है कि उसका उसमें रोल क्या है, तो आपको रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जैसे जिन रिएक्शन में उत्प्रेरक हो उसमें आप देखिए कि उस उत्प्रेरक का क्या रोल है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर एक डाउट आपको इस रिएक्शन में ये भी होगा कि हमने जो NO2 है वो यहीं पर क्यों जोड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ा, मेटा पोजीशन पे, है ना, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं जोड़ा। तो इसका भी एक रीजन होता है, इसका रीजन होता है कि आपका अन्नाद होता है इसका रीजन। ठीक है, उसका मतलब ये है कि एक बड़ा रीजन है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे NO2 क्या है, प्लस है। ठीक है, और जब ये अन्नाद होता है, अन्नाद मतलब कि जैसे ये आपका फिनॉल है। ठीक है, और जो आपका एक क्वेश्चन आता है ना, मैंने बोला था फिनॉल का अम्लीय गुण, उसमें भी अन्नाद ही आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका पूरा उसमें घूमता है रिंग में, तो उसमें देख लीजिए जैसे OH है ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये H+ निकाल देगा ये। ठीक है, अम्ल है, इसका O- यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी क्या करेगा, O- और यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये O- इसने ये अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 2 1 3 2 5 बॉन्ड, तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो इस बॉन्ड को टूट जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ऐसे ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो रचनाएं बनेगी, तो इसमें एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब नेगेटिव यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन तो रिंग में अन्नाद में यहाँ पे घूम रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब डेंसिटी अगर बोले तो यहाँ पे ज्यादा है इन पोजीशन पे, और यहाँ क्या है प्लस, तो अब ये प्लस कहाँ पे ज्यादा जाएगा, जल्दी किस में जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, माइनस यहाँ पे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है। ठीक है, अगर आपके में एक डाउट ये भी हो सकता है कि ये इस साइड क्यों नहीं जुड़ा, यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ा, तो बेंजीन में क्या है कि ये जो आपका जो भी ग्रुप जुड़ता है क्रियात्मक समूह, उसके इस साइड से आप क्या गिनती स्टार्ट चलोगे, इस साइड से, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, इसमें मतलब इस साइड जुड़ा होगा, इस साइड जुड़ा होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ये अब भी समझ में मतलब नहीं आया हो तो आप ऐसे समझ याद रख सकते हैं, मतलब कि देखिए मैं इसको मिटा दूं,
ये आपका है, ठीक है। ये जल में क्या करेगा, ये आपका अम्लीय गुण है, उसमें भी ये आपको सेम चीज करनी है, तो देख लीजिए आपके एक क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। तो ये आपका क्या करेगा, O माइनस और H प्लस देगा, ठीक है, H प्लस देगा क्योंकि अम्ल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो है, अगर हम ऐसे नॉर्मल यहाँ बात करें 2 2 4 1 5 1 6 1 7 ये है ना। इसने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो ये क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा कि कहेगा बॉन्ड बना लो मेरे साथ, है ना। क्योंकि अब क्यों बनाएगा इस कार्बन बॉन्ड, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कंपेयर टू इस कार्बन के, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड बन जाएगा। अगर आपको सीधे सीधे याद रखना है, ठीक है, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड बनेगा तो जैसे मैंने बताया अनस्टेबल होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। अगर इसको मैं जो बोलने वाला सीधे सीधे याद करने का तरीका, आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे O माइनस है और ये बॉन्ड कैसे थे, ऐसे और ऐसे थे। तो आप क्या करिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ठीक है, इस पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो एक बॉन्ड ये बन गया प्लस माइनस है, ठीक है। फिर आप क्या करिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए अगले में, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, तो आपको वो कहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगाना है वो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुनादी संरचना का वो होता है रोल, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि NO2 क्या है, प्लस ग्रुप है, तो यहाँ पे जुड़ता है। तो इसलिए तो मतलब ये मेरा कहने का ये मतलब है कि आप मतलब पहले ये समझो कि उस प्रयोग का यूज क्या है, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ पे अगर NO2 यहाँ पे जोड़ रहा है तो क्यों जोड़ रहा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया डेरिवेशन में, समझो डायग्राम को समझो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स क्यों लग रहा है, ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है। तो इसमें ऐसे ये समझो कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है NO2 ग्रुप है, वो पहली बात तो ये समझो कि HNO3 है, तो वो बेस की तरह क्यों टूट रहा है, क्योंकि उत्प्रेरक है, ज्यादा प्रोबेबल स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और फिर आप देखो NO2 है, ठीक है। अब वो वे यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, तो भी यहाँ क्यों जुड़ा, यहाँ क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब आएगा ही नहीं कभी नेगेटिव चार्ज अनुनाद के दौरान, ठीक है। तो ये रीजन होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको समझना लगा कुल मिला के ये कि आपको पहले ये देखना है कैटालिस्ट का रोल क्या है, उत्प्रेरक का उसमें रोल क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसी अगर रिएक्शन में बात करूं, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं नाइट्रिक एसिड वाले में, इसमें अभी हमने क्या लिया था, तनु लिया था। तनु मतलब होता है पतला, ठीक है, जिसमें मतलब पानी ज्यादा हो, ऐसे आप देख सकते हो। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। अगर हम इसमें सांद्र HNO3 लेंगे, तनु ना लेके सांद्र लेंगे, तो क्या होगा, ये 3 जगह जुड़ेगा, मतलब यहाँ भी NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये बनता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यहाँ NO2 जुड़ेगा, यहाँ NO2 जुड़ेगा और यहाँ NO2 जुड़ेगा, और ये बन जाएगा क्या, 3 नाइट्रो ग्रुप है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे 3 मोल ले लेंगे, 3 मोल H2 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज और जो समझाने की बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो अगर हमने तनु लिया था तो यहाँ पे एक पोजीशन जोड़ा था, और यहाँ हम सांद्र ले रहे हैं 3 पोजीशन जोड़ रहा। तो केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कई सारी रिएक्शन है जो वेरी करती हैं, मतलब जैसे टेम्परेचर के बेस पे अलग अलग होती है। जैसे अगर हमने एथिल अल्कोहल को 110 डिग्री पे गर्म किया कुछ और बनता है, ठीक है। H2SO4 की उपस्थिति में अगर आप देखेंगे H240 की उपस्थिति में गर्म किया तो आपका ईथर बनता है, ठीक है। 170 पे गर्म किया तो एथिलीन बनती है CH2 ठीक है। इसके अलावा कई सारी ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें सांद्र और तनु पे अलग अलग बनेगा, गर्म ठंडे पे अलग अलग बनेगा, और अंधेरे और प्रकाश में अलग अलग बनेगा। तो इस तरीके की मतलब वेरिएट करने वाली है, मतलब इसमें वेरी करने वाले का मतलब ये है कि उसमें ये जो आपके अभिकारक होंगे वो सेम होंगे, बस कंडीशंस अलग होंगी। किसी में तनु है, किसी में सांद्र, किसी में गर्म है, किसी में ठंडा है, किसी में टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो ये वाली रिएक्शन है ना, इनको ज्यादा अच्छे से याद करना है, इन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये वाली जो कंफ्यूजन वाली रिएक्शन होती है, कंफ्यूजन करने वाली, ये एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद तो आपको मतलब समझ में आया कि कैसे आपको रिएक्शन समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे आप फॉर्मूले याद कर लो, जो कॉमन कंपाउंड्स उनके फॉर्मूले याद कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जितने भी अभिकारक हैं उनको प्लस माइनस में ब्रेक करना सीखो, ठीक है, कि उसको प्लस माइनस में ब्रेक करो, ठीक है। जब प्लस माइनस में ब्रेक हो जाए तो इसके बाद आपको मतलब प्रतिस्थापन करना है, मतलब चेंज करना है, इसको प्लस को उसके माइनस से जोड़ना, उसके माइनस को उससे प्लस से, ठीक है। इसका अगर उसमें अगर कोई रिएजेंट हो या उत्प्रेरक हो तो देखो कि उसका रोल क्या है,
ठीक है। अगर आपको उत्प्रेरक का रोल समझ में आ गया कि इसका रोल इसमें ये है, ठीक है, तो आपको रिएक्शन आराम से समझ में आ जाएगी कि ये ऐसा क्यों बन रहा है, ठीक है। तो फिर जो रटने वाली चीज होती है ना, हम रटते हैं कि इसमें इसमें 3 बन रहा है, या इसमें मतलब इसमें NO3 नहीं जोड़ा, इसमें NO2 जोड़ा, जो हम रटते हैं तो वो नहीं रटना पड़ेगा आपको, अगर आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करिए कि मॉडल पेपर में जाइए, ठीक है। पहले आप अपने जो नोट्स हैं उनकी रिएक्शन अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आप जाइए मॉडल पेपर में, उसमें आप देख लीजिए। अगर देखिए आपकी अगर तैयारी अच्छी है, केमिस्ट्री के नोट्स की सारी रिएक्शन क्लियर है, तो आप क्या कीजिए, मॉडल पेपर में जाइए, उसमें जो एक्स्ट्रा रिएक्शन हो वो याद कर लीजिए। इसके अलावा आप जा सकते हैं बुक में आपको कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो नोट्स में नहीं होंगी, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपके अंदर तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो आप क्या कीजिए, पहले टॉपिक की रिएक्शन कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक मतलब आज जैसे 20 कंपाउंड्स है, ऐसे मैंने बोला अराउंड 20 कंपाउंड्स है, तो रोज एक कंपाउंड लीजिए, उनकी जितनी भी रिएक्शन है सारी देखिए, याद कीजिए, ठीक है। अगर तो अभी तो इस टाइम में भी आप कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या करना कि ऐसे मॉडल पेपर में जाइए, या फिर आप पीवाईक्यू देखिए पिछले 3-4 साल के, पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू देखिए, उसमें आप ये देखिए कौन कौन सी रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रही हैं। कई सारी ऐसी नीमिंग रिएक्शन होगी, जैसे बोर्ज फिटिंग है, राइमर टीमैन है, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट है, SN1 SN2 है, कई सारी ऐसी रिएक्शन होगी जो बार बार रिपीट होती हैं, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे नेमिंग रिएक्शन है तो उनको कैसे याद करें, तो इसका एक तो ये है कि कई सारी रिएक्शन ऐसी हैं, आप देखेंगे अगर कि जो इसके नाम से पता चल जाता है कि उसमें क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल निर्जलीकरण है, ये वैसे नेमिंग रिएक्शन नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखिए, तो इसमें देखिए इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जल का निकलना है, तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब इसमें क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है, नाम से पता चल रहा है। जैसे कार्बोक्सिलीकरण है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही, जैसे अगर वो है जल अपघटन है, जल अपघटन मतलब क्या है, जल की क्रिया कराना, ठीक है। अपचयन मतलब H2 जोड़ना या O2 निकलना, तो H2 हम जोड़ते हैं, हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं। और जैसे एक नेमिंग रिएक्शन है एल्डोलक्षण, सॉरी एल्डो संघनन है, तो इसमें बेसिकली क्या है, संघनन मतलब होता है जुड़ना, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ेंगे, दो एल्डिहाइड ग्रुप का आपस में जोड़ दो तो उसको वो बोलता है एल्डोल संघनन। तो आप क्या करिए नेमिंग रिएक्शन के लिए, सबसे पहले आप उसके नाम को देखिए, उसके नाम से आपको मतलब सारी रिएक्शन तो नहीं, लेकिन 50-60% ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा उसके नाम से कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, किसकी क्रिया करानी है, ठीक है। तो नाम को अच्छे से देखिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जैसे 20-30% जिसमें मतलब आप जो सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन वो उत्पाद नहीं बनेगा। उसका रीजन ये होता है कि उसकी मैकेनिज्म होती है, मतलब उसमें उत्प्रेरक का यूज होता है और उसकी मैकेनिज्म मतलब अलग तरीके से चलती है जो हम सोचते हैं। तो वो ऐसा है कि अभी एग्जाम टाइम भी नजदीक है, टाइम बचा नहीं है, और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म तो आपकी सिर्फ SN1 और SN2 रिएक्शन जो है इन दो की मैकेनिज्म पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इन दो की बस याद करना, बाकी और जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो एक्स्ट्रा, अगर आपके पास टाइम हो, तैयारी ठीक हो, तो राइमर टीमैन और फ्रीडल क्राफ्ट है, ये दो की अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बस जरूरी नहीं है, मेन आपको इन दो की याद करनी है, इन दो की क्रियाविधि पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो कई सारी ऐसी रिएक्शन तो अलग 20-30% ऐसी होंगी जिसमें आप सोच रहे होंगे कि ये उत्पाद बनना चाहिए, लेकिन बनता कुछ अलग है, जैसा हम सोचते वैसा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें मतलब यही है कि उसका भी एक रीजन होता है, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको मतलब याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप जैसे जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है आप एक डायरी में डायरी बना लीजिए या एक कॉपी बना लीजिए अलग से, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5-6 पेज की, अलग 5 नहीं सॉरी अलग 10 रुपए वाली पतला सा रजिस्टर खरीद लीजिए। उसमें अगर आप देखेंगे पूरे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 से 40 नेमिंग रिएक्शन होगी, उनको इकट्ठा लिख लीजिए, चैप्टर वाइज लिख लीजिए या जैसे भी आपको लिखना है, ठीक है। और उसका आप रोज जैसे आप रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार सुबह उठने से पहले, सुबह उठने के बाद रिवीजन कर लीजिए, जैसे आप 10 से 12 बार उसको देखिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो वो आपको धीरे धीरे याद होगी। देखो क्योंकि ऐसा है, प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब जैसे अब मैं मैथ में है, मैथ में क्वेश्चन है, फिजिक्स में डेरिवेशन है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा होगा। सेम टू सेम केमिस्ट्री में है, अगर आप जितनी ज्यादा रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपको बनेगी, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे एक चीज आप और क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे पूरे चैप्टर की, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा एथिल अल्कोहल, ठीक है, तो एथिल अल्कोहल आपने पढ़ा,
तो आप क्या करिए, जितनी भी रिएक्शन है, मान लो उसमें 20 रासायनिक गुण है, ठीक है, उनको आप ऐसे या तो एक कागज में कहीं बना लीजिए या कहीं पे भी डायरी में ऐसे आप मतलब बना लीजिए, डायग्राम टाइप का, ट्री बोलते हैं इसको, ट्री डायग्राम, ठीक है, ऐसे बना लीजिए, जितनी भी रिएक्शन हो इस तरीके से आप एक डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे मतलब जिसकी क्रिया करा रहे और प्रोडक्ट लिख देना, यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आप एक मतलब एक पूरे कागज में आप जितनी भी रिएक्शन है वो आप लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप बार बार उसको देखोगे तो एक साथ देखोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा, हाँ इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ठीक है। तो आपको बार बार पेज पलटाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देखोगे पता चल जाएगा पूरे कंपाउंड में कितनी रिएक्शन है, क्या क्या रिएक्शन है, ठीक है। तो और इससे आपको याद होने, रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप कहती है जैसे एक कंपाउंड आपने कंप्लीट किया, उसकी जितनी भी रिएक्शन है उसको इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। और आप चाहे तो रूम में कहीं चिपका लीजिए, जैसे आपकी बार बार नजर पड़ेगी तो आप उसका वो मतलब अपने आप वो धीरे धीरे याद हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे फ्री टाइम है, ठीक है, या आप फ्री टाइम है या सोने से पहले उठने के बाद जो ये रिएक्शन, जैसे मान लो आज आपने 20 रिएक्शन पढ़ी है कंपाउंड्स की, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जैसे कोई फ्री टाइम कर रहे हैं, जैसे वॉक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मतलब ऐसे बोलते रहिए मुंह से, इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे, ये बना, इसमें ये प्रोडक्ट था, इसमें इसका ये रोल था, ऐसे बोलिए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सोने से पहले आप उन सारी रिएक्शन को एक बार मतलब देखिए नहीं, एक बार ऐसे बोल लीजिए, इसकी रिएक्शन इससे, ठीक है। फिर आप देखिए, उठिए, फिर आप देखिए कि आपने इसमें से कौन सी रिएक्शन मिस करी या कौन सी रिएक्शन गलत करी, उसको 2-3 बार लिखिए। फिर आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद फिर आप जो देखिए कि मतलब फिर आप वही सेम टू सेम कीजिए, फिर आप देखिए कि रात के कंपेयर में मतलब सुधार हुआ है कि आप और ज्यादा भूल गए हैं, ठीक है। और जो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसका बार बार लिख लिख के रिवीजन कीजिए। तो आप ऐसे जब रिवीजन करेंगे मतलब 3-3, 4-4 बार एक बार दिन में जब बार बोलेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। मैंने अगर देखो 70 to 80% जो आपकी रिएक्शन है वो इजी है, मतलब उसमें प्रतिस्थापन ही है। अगर आप प्लस माइनस उसको तोड़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप जोड़ना है, कौन सा किसमें क्या हो रहा, ठीक है। अगर आपको प्लस माइनस में तोड़ना आ रहा, 70 to 80% रिएक्शन प्रतिस्थापन पे इजी है। 20% ऐसी रिएक्शन है जो थोड़ी सी नेमिंग रिएक्शन है, मतलब उसमें पता नहीं चलता कि उसमें हो क्या रहा है या फिर कुछ अलग हो रहा है, मतलब उसमें जो प्रोडक्ट सोचते वो नहीं बनता, तो वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, तो उसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। इसके अलावा और मतलब अब ये वही है कि आप पीवाई को लगा लीजिए 3-4 बार, 3-4 साल के, उसमें आप देखिए जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसके बाद अब जो आता है उपयोग, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है उपयोग। तो उपयोग में अगर मैं बात करूं तो मतलब ज्यादा मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो पूछ नहीं जाते, लेकिन मतलब फिर भी आप 1-2 उपयोग मतलब कई पूछ लेता है, तो आप एक दो हर कंपाउंड के एक 2 उपयोग जो भी इजी लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है परीक्षण। तो परीक्षण जो है वो मतलब उतना आपके हर कंपाउंड में नहीं मिलेगा बनाने की विधि में, मतलब जो लास्ट में, लेकिन जैसे कुछ है, जैसे आपकी जो बायोमोलिक्यूल है मतलब जैव अणु है, उसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप में जाएंगे तो उसमें परीक्षण का यूज होता है पहचानने में, ठीक है। तो परीक्षण में क्या है, नॉर्मली आपको रिएक्शन नहीं लिखना, आपको सिर्फ थोड़ा थ्योरी लिखना है 4-5 लाइन की। उसमें आपको लिखना क्या है कि इसकी रिएक्शन इससे कराई जाती है, और उसमें ये लिखना है कि आपको 4-5 ड्रॉप इसकी मिला दी, HCl की मिला दी, ठीक है, और फिर थोड़ा मतलब मिक्स किया तो ये रंग आ जाता है, नीला रंग आ जाता है, लाल रंग आ जाता है, जिससे जो ये प्रदर्शित करता है कि इसमें ये ग्रुप या ये कंपाउंड है, उपस्थित है, ठीक है। तो मेन मतलब परीक्षण में ज्यादा नहीं है, 4-5 लाइन लिखना है और उसमें आपको रिएक्शन नहीं लिखनी। और अगर आप उसमें वही है कि आप 2-3 टाइप के परीक्षण है, तो आप उसकी एक बार थ्योरी देख लीजिए 2-3 तरह के, और उसमें आपको चेंज करते जाना है, ठीक है। मेन आपका है रंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा परीक्षण में मतलब वही सब है, H2SO4 HCl इन सबकी अलग यूज किया जाता है, ये ड्रॉप डाल जाती है, तो परीक्षण उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड्स में इतनी चीजें हैं। इसके अलावा जो अगर आप जो लास्ट चैप्टर देखेंगे जैव अणु, ठीक है, तो जैव अणु में आपका थोड़ा सा थ्योरिकल है, मतलब अगर उसमें आप देखेंगे तो जो शुगर है, ठीक है, उसमें मतलब वर्गीकरण वगैरह है कि डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड शुगर है, ठीक है, डाइसैकेराइड है, ठीक है, और ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। तो जो ये वर्गीकरण है ना, तो उसकी जो परिभाषा है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि कौन डाइसैकेराइड है, कौन मोनोसैकेराइड है, कौन ओलिगोसैकेराइड है, तो इसके जो एग्जाम्पल्स है ना शुगर के एग्जाम्पल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपकी
एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताइए ग्लूकोज इनमें से कौन सी शुगर है, ये मोनोसैकेराइड की डाइसैकेराइड, ठीक है। तो इसलिए तो इसके एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा और डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज फ्रक्टोज की, तो इसमें वही चीज है कि बनाने की विधि है और वही गुण है, रासायनिक गुण है, परीक्षण है। रासायनिक गुण में मतलब जो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो देख लीजिए। तो मतलब ज्यादातर वो पूछता है कि मतलब इस तरीके पूछता है कि सिद्ध करो या मतलब दिखाइए कि जैसे ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित है या फ्रक्टोज में OH समूह CHO समूह उपस्थित है, ठीक है। इस तरीके की जो आपके लिए मतलब प्रूव करने वाली कि इसमें OH समूह उपस्थित है या इसमें कार्बन की 6 श्रृंखला, मतलब इसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, इसमें 6 कार्बन के अणु हैं, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें कुछ नहीं है, एक रिएक्शन ही है मतलब, ठीक है, जिसमें मतलब प्रूव हो जाता है कि ऐसे P5 से क्रिया कराते हैं तो प्रूव हो जाता है कि OH इसमें उपस्थित है। तो आप देख लीजिएगा, तो इसमें इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर है, ठीक है, अंतर वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है इसमें जैवाणु में। पिछली बार भी जैसे आए थे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में अंतर, ग्लूकोज फ्रक्टोज हुआ, इसमें अंतर बताइए या फिर एल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में अंतर पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा जो डी ग्लूकोज है, डी मतलब होता है डेस्ट्रा, जो आपकी डायरेक्शन वाली होती है, इसको हिंदी बोलते हैं दक्षिणावर, ठीक है। एल ग्लूकोज है तो इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है, पूछता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका शुगर पार्ट है। इसके बाद जो प्रोटीन में अगर देखें तो प्रोटीन में मैंने आपकी वो परिभाषा पूछता है, ठीक है। और इसके अलावा स्रोत पूछता है कि सोर्स मतलब जो है किन किन चीजों में पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन के मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर पूछता है वो, जैसे आपकी जो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। प्रोटीन का कि प्राथमिक प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर, द्वितीयक का, उनका 2-2, 3-3 लाइन याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा ऐसे प्रोटीन के कुछ 3-4 टॉपिक हैं उसके अंदर, जैसे प्रोटीन का विकृतीकरण है, ठीक है, डीनेचुरलाइजेशन, तो उसमें वो क्या होता है, और भी 2-3 हेडिंग इंपॉर्टेंट वो याद कर लेना बस। इसके अलावा ऐसे न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जिसमें आपका 2 चीजें हैं, DNA RNA सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसमें आप स्ट्रक्चर याद कर लेना, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन सी शुगर पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा उनके स्ट्रक्चर्स भी देख लेना, ठीक है। और 2-3 परिभाषा और होगी इसमें और देख लेना। तो बाकी इतना आपका जैवाणु इसमें कंप्लीट, मतलब 3 मेन चीजें हैं आपकी शुगर है, प्रोटीन है और DNA है, न्यूक्लिक अम्ल है। इन तीनों में ज्यादातर आपकी थ्योरी है, परिभाषाएं हैं और वर्गीकरण है, ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, वो सब याद कर लेना। और स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अंतर वगैरह आता है, जैसे DNA और RNA में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंतर वगैरह देख लेना, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जैवाणु, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर मैं पूरी समराइज करूँ पूरी वीडियो को एक बार में, तो आपकी मतलब जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है जैवाणु को छोड़ के, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में आपकी ज्यादातर वो है कंपाउंड्स हैं, जिसमें आपको 4 चीजें पढ़नी है। प्रयोग बनाने की विधि, इसमें आपको प्रयोगशाला विधि है, उसमें आपको एक स्ट्रक्चर याद कर लेना है, एक डायग्राम, उसी में आपको रिएक्शन के आधार पे अभिकारक उत्पाद को चेंज करते रहना है, ठीक है। प्रयोग विधि है, उसमें आपको 1-2 याद कर लेना है, उसमें मतलब वही सेम लिखना है, फॉर्मेट सेम रखना है, और बस आपको मतलब जैसे रिएक्शन है जिस कंपाउंड की पूछी है बनाने की विधि, उसके हिसाब से आपको अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद को चेंज कर देना है, छोटे छोटे चेंज करना है, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। और इसके बाद जैसे औद्योगिक विधि है, तो जैसे ज्यादातर कंपाउंड्स की प्रमुख विधि है प्रयोगशाला, कई की है जैसे 2-3 की औद्योगिक, तो औद्योगिक विधि है तो उसके थोड़े स्ट्रक्चर अलग है, तो वो ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो आपको 4-5 टाइप के स्ट्रक्चर याद करने हैं और 2-3 प्रकार की प्रयोग विधि, ठीक है, उससे आपकी बनाने की विधि हो जाएगी। इसके अलावा 2 विधि और याद कर लेना, कोई कहीं पूछ लेता है कि बनाने की 2 विधियां लिखिए, ठीक है। इसके अलावा भौतिक गुण में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्पेशल हो, जैसे फिनॉल का अम्लीय गुण है तो वो देख लीजिएगा, स्पेशल गुण, बाकी कितना गलनांक कितना होता है ये नहीं आता। रासायनिक गुण सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लास्ट के क्वेश्चन है कन्वर्जन टाइप के, वो आपके इसी से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रिएक्शन कैसे समझना है, तो सबसे पहले आपको हर कंपाउंड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट है आप प्लस माइनस में तोड़ो, जितने अभिकारक है उसको आप प्लस माइनस में तोड़ दो, ठीक है। और फिर आप देखो, फिर जब आप प्लस माइनस में तोड़ दोगे ना, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके प्लस को इसके माइनस के साथ अटैच करना है, इस ग्रुप को इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। तो प्लस माइनस को तोड़ना देख लेना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये देख। सबसे पहले जैसे कोई भी रिएक्शन है, जितने अभिकारक है उन सबको प्लस माइनस में तोड़ो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये इसके साथ ही क्यों अटैच हो रहा है,
ठीक है। इसके अलावा मतलब उत्प्रेरक हो कैटालिस्ट, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ रोल होगा, तो उस उत्प्रेरक का क्या रोल है वो जरूर देखना। अगर वो समझ में आ गया तो आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले कोशिश करना समझने की, ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो पता चल गया कि इस उत्प्रेरक के क्या रोल है तो आपको समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी तो इजिली याद हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करना कि जैसे नेमिंग रिएक्शन है तो आप एक डायरी में लिख लीजिए, ठीक है, और रोज जैसे 30-40 है तो 5-5 करके रोज याद कर सकते हैं। कई सारी नेमिंग रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें मतलब आपको नाम से पता चल जाएगा कि उसमें क्या हो रहा है, तो आप नाम पे फोकस कीजिए। आप ट्रिक कर बना के याद कर सकते हैं, जैसे डॉब अभी के लिए मैंने बताया था, तो उसमें आप डब साउंड से याद कर सकते हैं, जिसमें NUS जो है आपको यूज करना है, ठीक है। तो आप ट्रिक का यूज कीजिए जो डेली लाइफ से आप जिस तरह रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई आपका मान लो कंपाउंड है, उसका आप स्ट्रक्चर बना के ट्री डायग्राम बना के कहीं चिपका लीजिए, अलग से बना लीजिए शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इससे आपका होगा एक बार में आपके सारे रिएक्शन रिवीजन हो जाएंगे। और इसके अलावा जैसे आपको एक फ्री टाइम मिले दिन रात में, जब भी फ्री टाइम मिले तो आप रिवीजन करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मेन चीज यही है। बाकी जैसे लास्ट चैप्टर है तो उसमें जो है आपका थोड़ी थ्योरिकल है, तो उसमें जैसे परिभाषाएं हैं, एग्जाम्पल्स हैं, अंतर है, ठीक है, ये सब जो है, और स्ट्रक्चर वगैरह ध्यान रखना, तो इससे हो जाएगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले आप अपनी नोट्स अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप मॉडल पेपर में देख लीजिए, PYQ में देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से रिएक्शन ज्यादा रिपीट हो रही है, नेमिंग रिएक्शन, उनकी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा और जैसे इसके अलावा हर टॉपिक वाइज कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नेमिंग रिएक्शन है, और बाकी सारी रासायनिक गुण, उसकी वीडियो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, फिजिकल केमिस्ट्री के डेफिनेशन वगैरह, और उनकी रिएक्शंस को P ब्लॉक की, D ब्लॉक की कैसे पढ़ना है, उसकी वीडियो मैं कल रिलीज करूंगा। और इसके अलावा टाइम टेबल कि मतलब किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री को कितने घंटे पढ़ना है दिन में, फिजिक्स को कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, टोटल कितने घंटे पढ़ना है, जिससे अच्छी से अच्छी परसेंटेज बन सके, उसकी वीडियो आज रात अपलोड होगी। और कक्षा 10 की भी टाइम टेबल की वीडियो भी वो कल अपलोड होगी उसके। और कक्षा 10 के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे सोशल साइंस है और संस्कृत है, ठीक है, ये जो ऐसे सब्जेक्ट है जो 12 में नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए प्रिपरेशन की वीडियो में मैं बाद में डाल दूंगा कुछ दिनों में ही, ठीक है। इसके अलावा ऐसे तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिए, और इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।